हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। बहुत ही अच्छा हमारा आज का जो है वो पर्टिकुलर सेशन रहने वाला है। और अगर आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक किताब है हरियाणा सामान्य ज्ञान, और हरियाणा का सामान्य ज्ञान ये वाली बुक आप लोगों को अवेलेबल मिलेगी फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। और के साथ साथ आप लोग प्रतिज्ञा बैच है वो ले सकते हो, वो आपको स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। स्टार IQ एप्लीकेशन पे अगर आप लोग CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि UPSC की नई चेयरमैन कौन बनी है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर था प्रीति सूदन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका ठीक था हमारा। आज का पहला करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगेन आपके एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप बड़े अच्छे से इसको याद करिएगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है इनमें से किसे, तो ये सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। देखो, मनु भाकर के बहुत सारे सवाल है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक दो बार पहले पढ़ाए हैं, अभी फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले आप लोगों को मनु भाकर की अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। 2018 के अंदर ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2018 के अंदर एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे गोल्ड कोस्ट में, उसमें 10 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता। 2018 के यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर जीता। 2023 के एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 2024 के पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज जीता। और इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में अम्बाला के रहने वाले हैं, अम्बाला के रहने वाले हैं सरबजोत, ठीक है ना, अम्बाला के रहने वाले जो सरबजोत सिंह है ना, उनके साथ में मिलके इन्होंने 10 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहने का मतलब है कि 2024 में इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं, ठीक है ना, डबल। और इनके बारे में थोड़ी और बातें भी की जा सकती है, जैसे कि इनके ही नाम पे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर एक शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी है वो खुली है। के साथ साथ इन्हीं को ही हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, पोर्ट्स एंड शिपिंग का डिपार्टमेंट है, पोर्ट्स एंड शिपिंग डिपार्टमेंट है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, इनको नॉमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शूटिंग एकेडमी है मनु भाकर के नाम पे। अच्छा, इसके अलावा इंडिया का जो पोर्ट्स एंड शिपिंग डिपार्टमेंट है इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, ये पोर्ट और शिपिंग डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। के साथ साथ आप याद रखना कि मनु भाकर है कहाँ की सर, मनु भाकर हरियाणा के अंदर झज्जर जिले की है, झज्जर की है ये, और झज्जर में गोरिया गांव की रहने वाली हैं ये। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इन्हीं से ही रिलेट करता हुआ है कि अम्बाला के सरबजीत सिंह जो है ना, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अम्बाला के जो सरबजोत है इनको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अम्बाला के सरबजोत सिंह के पिता किसान हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 13 साल की उम्र में स्कूल के समर कैंप के दौरान कुछ बच्चों को एक अस्थायी रेंज में एयरगन चलाते देखा था, तब वहाँ से इन्होंने ये अपना जो सिलसिला है वो स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ हाल ही में स्वीटी बुरा को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो स्वीटी बुरा का संबंध किस जिले से है। स्वीटी बुरा का संबंध जो है ना, हरियाणा के हिसार जिले से है। आप हैं स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा जो है ना, ये हिसार की ही रहने वाली है। बुरा गांव में कबड्डी खेलती थी। और इसके अलावा जो है ना, इनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI इनको कोच लेके गए थे। उसके बाद कोच ने इनकी फिजिक देखी और बॉक्सिंग करने को कहा था। कोच से बॉक्सिंग नियम और डिफेंड की टेक्निक सीखी और स्वीटी ने उन लड़कियों को हरा दिया जो 2 साल से ट्रेनिंग कर रही थी।
उसके बाद में स्वीटी ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। 2023 में इन्होंने चीन की बॉक्सर को हरा दिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गई। ऐसा करने वाली वह 7वीं बॉक्सर बनी है। रोहतक के रहने वाले इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन रहे। दीपक निवास के साथ में जो है ना इन्होंने शादी भी कर ली है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी ने संजय कालीरामन जो है इनको भी अर्जुन सम्मान से सम्मानित किया है अभी रिसेंटली। तो ये अर्जुन पुरस्कार संजय कालीरामन को मिला है। ये हरियाणा के कहाँ के रहने वाले हैं? आप है अर्जुन, और अर्जुन जो रहने वाले हैं ये भी हरियाणा के हिसार जिले के ही रहने वाले हैं। हिसार के संजय पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम में थे। ये 7 साल की उम्र में हॉकी थामी थी इन्होंने, और उसके बाद में इनके पिता नेकीराम खेतीबाड़ी ही करते हैं और हॉकी तक नहीं खरीद सकते थे, आर्थिक तंगी इतनी थी, लेकिन मेहनत बहुत अच्छे से की और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। ये इंडिया की स्कूल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं ये, और इसके साथ साथ सब जूनियर चंडीगढ़ टीम की कप्तानी भी की है इन्होंने। नेशनल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 से ज़्यादा मेडल जो है इन्होंने अब तक हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा और किन खिलाड़ियों को अवार्ड मिला है? देखो, मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला शूटिंग के अंदर। धर्मवीर नैन जो सोनीपत से हैं पैरा एथलीट, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। नवदीप सिंह जो कि पानीपत से हैं पैरा एथलीट खिलाड़ी, इनको अर्जुन अवार्ड मिला। अमन सहरावत ये झज्जर के हैं, रेसलिंग में इस बार इन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। ये हरियाणा के झज्जर के, अर्जुन अवार्ड मिला इनको। नीतू घनघस भिवानी की हैं, बॉक्सिंग में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। स्वीटी बुरा है, रोहतक से हैं, बॉक्सिंग में इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। धर्मवीर नैन को अर्जुन अवार्ड दिया। आप है धर्मवीर नैन, ये पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो के F51 में गोल्ड मेडल जो है ना इन्होंने जीता था। सोनीपत के गांव बदाना और वर्तमान में विशाल नगर के रहने वाले हैं ये धर्मवीर नैन। F51 वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने क्लब थ्रो के अंदर। 6 जून 2012 को धर्मवीर दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए थे, तब नहर में जब छलांग लगाई लेकिन जल स्तर कम होने के कारण धर्मवीर की गर्दन जो ना सीधा ज़मीन से जा टकराई थी। इसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद हो गया था इनका। तो जो पर्सन फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं ना, उन्हीं को ही पैरा ओलंपिक में खेलने का मौका मिलता है एक्चुअली, मतलब वही पैरा ओलंपिक खेल सकते हैं, मौका तो क्या ही कहा जाए। 2016 में रियो, 21 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। 18 में जकार्ता में क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था। 22 में दुबई में हुई फैज़ा इंटरनेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। 24 में जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कांस्य जीता था। और 24 में उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पैरा के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। अभिषेक नैन है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका अभिषेक नैन ने दिलाई थी। तो आप अभिषेक सोनीपत के रहने वाले हैं और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। 11 साल की छोटी सी उम्र में ये जामुन के पेड़ से गिर के घायल हो गए थे। 5वीं कक्षा में अभिषेक ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 हॉकी स्टिक जो है ना वो तोड़ दी थी। और इसके अलावा ये 2021-22 में प्रो लीग से जो है ना इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, डेब्यू किया था। उसके बाद में 2022 में एशियाई खेलों में गोल्ड पदक जीतने वाली टीम का यही हिस्सा थे। 24 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। 24-25 में सीजन के लिए हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे ये, और राठ बंगाल टाइगर्स ने इनको 72 लाख रुपए में खरीदा था। आप हैं नवदीप, मेरे फेवरेट, ठीक है ना, बल्कि हरियाणा में भी सबके ही फेवरेट रहे थे ये। और इतना सारा यूँ कहिएगा लोगों की सुनने के बाद में इन्होंने ये जो है मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है आपने। 2024 के पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्होंने कहा कि मैंने नीरज चोपड़ा से प्रेरणा ली थी। 2 साल की उम्र में माता पिता को पता चला कि इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। नवदीप पहलवानी करते थे लेकिन पीठ पर चोट लगी और इसे फिर उसको छोड़ना पड़ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, बहुत कुछ सुनना पड़ा है इनको छोटी हाइट के चलते हुए। इसी करके मेरे फेवरेट बने कि ये इतनी मेहनत के बाद में यहाँ तक ये पहुँचे हैं। मेहनत करने वाला बच्चा वाकई ही बहुत आगे जाता है। आप हैं नीतू घनघस। नीतू घनघस को अर्जुन अवार्ड मिला है। नीतू मुक्केबाज है। न्यूनतम भार वर्ग में 2023 में विश्व चैंपियन और लाइट फ्लाईवेट में 2 बार विश्व युवा चैंपियन बन चुकी है। आपने तो मैरी कॉम को भी हराया था वैसे। नीतू भिवानी की रहने वाली है, भिवानी के धनाना गांव की रहने वाली है
और 2008 में इन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि उसके बाद में जो है ना इनके पिता जो है ना सरकारी कर्मचारी जय भगवान के लिए आसान नहीं था और विधानसभा से 4 साल तक बिना वेतन के छुट्टी पे रहे थे वो। फिर नीतू को रोजाना 20 किलोमीटर गांव से भिवानी बॉक्सिंग क्लब ले जाते थे। नीतू तब सुर्खियों में आई तब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले ही राउंड में उसका मुकाबला रोमानिया की स्टेलूटा से हुआ। स्टेलूटा ने महान बॉक्सर MC मैरीकॉम को हराया था। नीतू ने उसे भी हरा दिया और नीतू का लक्ष्य 2028 ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आना है, गोल्ड मेडल लेके आना है, बल्कि इनका टारगेट तो यही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना आप लोग। आप है अमन सहरावत। अमन सहरावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार दिया। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। झज्जर के रहने वाले हैं। 11 साल के थे तब इनकी मां का निधन हुआ। बेटा डिप्रेशन में ना आए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया। 6 महीने बाद पिता का भी निधन हो गया। ना माता ना पिता, फिर भी जो है ना इस हद तक इन्होंने तैयारी की कि इस हद तक पहुँचे। मेरे फेवरेट हैं ये भी। अमन ने कहा था कि पिता का सपना जरूर पूरा करूंगा। अमन टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। रवि दहिया को ही हराकर अमन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है और अमन ने अपने कमरे में गोल्ड मेडल की फ़ोटो टांग लिया था। आसान होता तो हर कोई कर लेता। पेरिस ओलंपिक में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल ही मिला। इन्होंने खैर इस बात को लिखा भी था। खैर बहुत मेहनत की है लड़के ने और शुभकामनाएं इनको सभी को। हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया? अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नो। अभी हाल ही में 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? खेल रत्न अवार्ड से, जिसमें से एक तो हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और बाकी 8 हो गए हमारे कौन से अर्जुन अवार्ड हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल अवार्ड कितने हो गए? टोटल हो गए 9 अवार्ड। ओके। हरियाणा में अब कितने लाख नियमित कर्मचारी और पेंशनर को 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलेगा? तो हरियाणा के अंदर जो अभी नियमित कर्मचारी और पेंशनर को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा, टोटल लगभग 5 लाख नियमित कर्मचारी और पेंशनर को। अभी आपको ये तो अच्छे से पता ही होगा, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में ना 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हर 10 साल बाद सरकार क्या करती है? एक नया वेतन आयोग लेके आती है। वर्तमान में जो चल रहा है वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है जो 2016 से लागू हुआ था। अब 2016 से लागू हुआ था, अब ये 7वां कब तक चलेगा? ये चलेगा 31 दिसंबर से। 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा ये। तो 2026 से फिर 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। इससे क्या होता है? सैलरी बढ़ जाती है एक्चुअली। तो हरियाणा के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद में सरकारी खजाने पर तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का अलग से वित्तीय बोझ जो है ना वो पड़ा था। और मतलब 7वां वेतन आयोग था तब। 8वां अगर आएगा ना तो इसकी सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य के सरकारी खजाने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा पहले से ही 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जदार है। हरियाणा में कर्जा है, मैं बता देता हूँ, 3 लाख करोड़ का। ठीक है, खासतौर पे विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को हर बार ही घेरते ही रहते हैं। अब ऐसे 8वां वेतन आयोग से सिफारिशें से कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, इसका पूरा कैलकुलेशन क्या है? देखो, सबसे पहली तो बात ये है इसके अंदर आपका कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा की थी अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय मंत्री है, रेलवे डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं ये। देखो, मान के चलो किसी की सैलरी, बेसिक सैलरी मान के चलते हैं। देखो, टोटल लेवल होते हैं 18 लेवल होते हैं केंद्र सरकार के या किसी डिपार्टमेंट में आप लोग सरकारी कोई कर्मचारी होते हैं, उनके टोटल लेवल 18 होते हैं। कोई लेवल 1 पे जॉब लगता है तो उसका 1800 रुपये ग्रेड पे होता है। इसका मतलब है उसको 18,000 रुपये सैलरी मिल रही होती है। अगर उसको 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी, अब तक उसको मिल रही है 18,000, 8वां वेतन आयोग आ जाएगा ना तो समझो उसको कम से कम सैलरी 34,560 हो जाएगी ये। ऐसे ही अगर मतलब सबसे लास्ट लेवल तक चला जाए, अगर हम लोग लेवल 18 पे आ जाएं हम लोग, तो 18 लेवल वाले को अब बेसिक सैलरी जो मिल रही है कम 2.5 लाख रुपए मिल रही है, उनकी सैलरी बढ़ के 4,80,000 हो जाएगी। फिर बाद में कम से कम ये हो जाएगी। तो इसके वेतन आयोग से बढ़ने से ये बेनिफिट होगा आपका, या ये इजाफा होगा, यूँ समझिएगा आप लोग। जिनको पेंशन मिलती है उनको क्या होता है, तो टोटल जब वो रिटायर्ड होते हैं उससे पहले वाले साल में जो उनको सैलरी मिल रही होती है उसका 50% पेंशन मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी की सैलरी जो है
वो लेवल 1 वाले की बात करते हैं। मान लो चलो लेवल 1 वाला कोई कर्मचारी है, बेसिक सैलरी उसकी 34,560 हुई थी ना, उसका 50% कितना होगा, 17,260 रुपये होगा। तो 17,260 रुपये सैलरी होगी और उसको मतलब पेंशन मिलेगी, प्लस में डीआर और मिलेगा, डियरेंस अलाउंस जो होता है ना वो आपको और मिलेगा। तो ये तो आप यूँ समझो कि अब जिनको बेसिक सैलरी मिल रही है ना उतनी उनको पेंशन मिलेगी, हालांकि इससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होता कि लेवल 1 पे जॉब लग गया और रिटायरमेंट तक वो लेवल 1 पे ही रहे, उसके बाद में प्रमोशन तो हो ही जाती है, तो लेवल तो आगे बढ़ ही जाता है वो, ठीक है। इस हिसाब से अगर मान लो लेवल 18 वाला है उसको 4,80,000 में उसका 50% 2,40,000 हो जाएगा, प्लस डी आर और हो जाएगा, डी ए और मिल जाएगा, डी आर डी ए कई सारे इसमें आपको भत्ते वगैरह वो एड ऑन हो जाएंगे, हालांकि इससे ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि उसका भी प्रमोशन हो ही जाता है फिर, और डिपार्टमेंट के साथ में भत्ते उसके एड ऑन हो जाते हैं। इसमें एक फिटमेंट फैक्टर होता है। वैसे फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, मतलब ये है इसमें ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे एक मल्टीप्लायर टूल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। पुराने वेतन से रिवाइज बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके ही निकाल सकते हैं हम लोग। 7वें वेतन आयोग में ना 2.57 एक फिटमेंट फैक्टर था आपका, मतलब पुराने वेतन से उनको 2.57 गुना उनकी सैलरी बढ़ गई थी। मतलब यूँ समझो नई सैलरी कैसी होगी, जो बेसिक सैलरी होगी उसके साथ फिटमेंट फैक्टर को गुना कर दिया। मतलब मान लो किसी की बेसिक सैलरी उस टाइम पे 10,000 रुपये थी, तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 जो है ना ये मल्टीप्लाई किया, तो टोटल उसकी बेसिक सैलरी फिर हो गई 25,700 होगी, इतनी सैलरी बढ़ गई। मतलब इस बार 8वें में ये फिटमेंट फैक्टर लगभग 3 होगा आपका, 3 या इससे ज़्यादा होगा, अभी फिक्स नहीं है, तो मान के चलो कि 43% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक लगभग अंदाजे का है, फिटमेंट फैक्टर का ये होता है आपका, ठीक है। सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, महंगाई के साथ बैलेंस लाइफ स्टाइल में सुधार आ जाता है, इससे फिटमेंट फैक्टर से ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है लोग जो है ना वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जीना स्टार्ट कर देते हैं लगभग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का जो पहला प्रशिक्षण है वो हरियाणा के किस मार्ग पर किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ऐसा है कि हाइड्रोजन ट्रेन का पहला प्रशिक्षण है वो किया जाएगा हरियाणा के अंदर जींद सोनीपत पे। देखो दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन या भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना वो जींद सोनीपत मार्ग पे ही चलेगी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की है कि भारत ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन है उसको विकसित कर लिया है। हाइड्रोजन चलित रेल इंजन का पहला प्रशिक्षण हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पे है वो किया जाएगा। और इसकी खास विशेषताएं क्या है, पावर इसकी होगी 1200 हॉर्स पावर, वैश्विक समकक्षों के से अधिक, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा 1200 हॉर्स पावर का ये इंजन होगा। टेक्नोलॉजी 100% हमने ही बनाई है। ग्रीन माइलस्टोन है, भारत में हाइड्रोजन चलित परिवहन की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है सर, अपना H2O होता है ना, पानी होता है, इसमें से आप H2 अलग कर लो और O अलग कर लो, तो ये जो H2 है ना पानी से निकला हुआ, इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हो आप लोग। वैसे दुनिया में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन है जो हाइड्रोजन वाली ट्रेन चलाते हैं, भारत में नहीं चलती। वहाँ पे इंजन की पावर क्या है, हॉर्स पावर 500 से 600 हॉर्स पावर के आसपास है। अपने वाला 1200 हॉर्स पावर का इंजन होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, आगे है और अपना खुद का ही बनाया हुआ है, ये स्वदेशी है ये। हाइड्रोजन का बेनिफिट क्या है सर, हाइड्रोजन होता है क्लीन फ्यूल, इसको नीट एंड क्लीन फ्यूल कहते हैं। भविष्य का ईंधन बचपन में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, इसको जलने के बाद में कोई भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता है, तो इस करके ये क्लीन फ्यूल और सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू देने वाला भी फ्यूल यही है आपका। और इससे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, एनवायरनमेंट पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। और सोलर, पवन, भूतापीय, बायोगैस, कम प्रभावी वाली जल विद्युत, कुछ योग्य बायोगैस स्रोत सभी हरित ऊर्जा के स्रोत हैं। ये भी एक आपका ग्रीन एनर्जी का ही एक सोर्स है आपका। तो इतने ही थे आज के करंट अफेयर। मैं मिलता हूं आपको अगले करंट अफेयर सेशन में। आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि वर्तमान में लिंगानुपात हरियाणा का कितना हो गया है, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।